ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की या निषेचन क्रिया। ठीक है, निषेचन होता क्या? एक नॉर्मल भाषा में अगर हम बोलते हैं तो दो युग्मक बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, जो दोनों ही किस प्रकार के होते हैं? अगुणित प्रकार के, हैप्लॉइड टाइप के। ठीक है, ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, दोनों अगुणित हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, जाइगोट युग्मनज को बनाते हैं और 2n होता है। ये कैसा होता है? डिप्लॉइड प्रकार का होता है और जिसे हम द्विगुणित भी कह सकते हैं। तो इस क्रिया को, जाइगोट या युग्मनज के निर्माण की क्रिया को, फॉर्मेशन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ठीक है, दोनों युग्मकों से ये बनता है। अब अगर हम इसके हिस्टोरिकल डिटेल में जाते हैं, हिस्ट्री बेसिस पर जाते हैं, तो एक साइंटिस्ट है एल्बर्ट टाइलर। एल्बर्ट टाइलर नाम के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बोला कि जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, वो क्या करता है? क्रिया करता है, एक्टिवेशन करता है, प्रेरित करता है और उसी के कारण अंडाणु को ये भेद पाता है, ओवा के अंदर ये जा पाता है और निषेचन की क्रिया को कर पाता है। मतलब ये प्रेरक की तरह कार्य करके शुक्राणु अंडाणु में जाता है। ठीक है, एक इंड्यूसर की तरह कार्य कर रहा है और ओवा को पेनिट्रेट कर पा रहा है, अंदर एंटर कर पा रहा है। दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे, जिनका नाम है हेरोल्ड मैनिया। इन्होंने बोला कि नर और मादा युग्मक जो है उनके अंदर प्राक केंद्र उपस्थित होते हैं, दोनों के अंदर, मतलब दोनों के अंदर प्रोन्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं, प्राक केंद्र उपस्थित होते हैं दोनों युग्मकों में। और ये प्राक केंद्र जो है, ये प्रोन्यूक्लियाई जो है आपस में संलयन कर लेते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और युग्मनज का निर्माण करते, जाइगोट का निर्माण करते। तो इनके अनुसार प्राक केंद्र आपस में संलयन करके फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को कर रहे हैं, निषेचन की क्रिया को कर रहे हैं। वहीं हम तीसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं और उनका नाम है जेम्स ग्रे। इन्होंने बोला कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया में दो अवस्थाएं देखने को मिलती है, एक है एक्टिवेशन, दूसरी है एम्फीमिक्सिस। ठीक, एक्टिवेशन का मतलब हुआ सक्रियण, कि यहाँ पर जो अंड कोशिका है, ओवा जो है, जो हम बोल सकते हैं मादा युग्मक है, वहां पर उसमें क्या हो रहा है? सक्रियण हो रहा है, सक्रिय हो रहा है वो, और उसके सक्रिय होने के कारण ही वहां पर जो नर युग्मक है, मेल गैमीट है, वो उसे सक्रिय कर रहा है और इसके कारण ही युग्मनज का निर्माण हो। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि दोनों सक्रिय तो हो गए, एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट होने के बाद वहां पर क्या हुआ? दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं, केंद्रक हैं, वो आपस में संलग्नित होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं न्यूक्लियाई, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बन जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बोला दो प्रकार की क्रिया है, पहली सक्रियण की क्रिया, एक्टिवेट होता है, और फिर एम्फीमैक्सिस क्रिया होती है, जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं, फ्यूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, हम मान के चलते हैं कि बिल्कुल बेसिक क्या जरूरत है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए, निषेचन की क्रिया को करने के लिए एक बिल्कुल आधारी यूटिलाइजेशन क्या हो सकती है, हमें क्या चाहिए जिससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया आसानी से हो सके। ठीक है, जिसमें नंबर 1 हम बात करते हैं कि इन्हें निषेचन करना है अगर, तो एक हम बोलते हैं तरल माध्यम या फ्लूइड मीडियम उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है, फ्लूइड मीडियम, तरल माध्यम आवश्यक है, वरना दोनों युग्मक जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब हम एक्सटर्नल या बाह्य निषेचन में बात करेंगे तो वहां पर तरल माध्यम की तरह कौन कार्य करता है, जल या वाटर वहां पर तरल माध्यम की तरह कार्य करता है और उस माध्यम में ही दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं, कैटायंस। वहीं अगर हम इंटरनल निषेचन की बात करें, आंतरिक निषेचन की, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पर फीमेल की बॉडी में, मादा की बॉडी में जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में ही कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, कुछ स्रावित होते हैं जो तरल माध्यम प्रदान करते हैं और आसानी से फर्टिलाइजेशन को कर सकते हैं, निषेचन की क्रिया को करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है, तरल माध्यम उपस्थित होता है। दूसरी हम बात करते हैं जब भी निषेचन की क्रिया हो तो जो मेल गैमीट्स हैं, जो नर युग्मक हैं, उन्हें फीमेल गैमीट्स के पास में ही रिलीज करना चाहिए। दोनों का जो हम बोलते हैं रिलीज है, दोनों जब रिलीज हो रहे हैं तो एकदम एक दूसरे के समीप ही रिलीज होने चाहिए ताकि आसानी से दोनों एक दूसरे से मिल सके। तो रिलीज जो होता है वो नियर बाय होना चाहिए, आसपास ही होना चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे कि जो मेल गैमीट्स हैं, नर युग्मक हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। नंबर जो है इनकी संख्या हमें ज्यादा देखने को मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर संख्या ज्यादा नहीं होगी तो पहले वो छोटे होते हैं आकार में, तो कम संख्या में चांसेस कम होंगे कि वो ओवा से मिल पाए। ठीक है, ओवा से मीट कर पाए। वहीं चौथी बात करते हैं हम, ओवम जो है, जो कि मादा युग्मक है, अंडाणु बड़ा होना चाहिए आकार में, लार्ज साइज का होना चाहिए, इसका आकार बड़ा होना चाहिए ताकि ये आसानी से इसके साथ मिल सके। वहीं पांचवी हम बात करते हैं कि इनमें कुछ ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए, कुछ एक्टिवेशन की, सक्रियण की क्रियाएं होनी चाहिए जिससे मेल और फीमेल गैमीट, नर और मादा युग्मक जो हैं वो एक दूसरे के समीप आ सके और निषेचन की क्रिया को कर सके, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कर सके। इसलिए ऐसी कुछ सक्रियण क्रियाएं वहां पर व्यवस्थित रहनी चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन की कि ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि निषेचन की क्रिया आसानी से, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आराम से हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कि इनके प्रकार किस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होंगे। एक हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहां पर हम बोल रहे हैं बाह्य निषेचन हो रहा है, और दूसरा हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। ठीक, पहली बात तो बाह्य फर्टिलाइजेशन है, मतलब जल के माध्यम में होगा, शरीर के बाहर होगा। ठीक है, और इसमें हम ये चीज देखेंगे, इसे हम दो भाग में विभक्त करते हैं। एक तो फर्टिलाइजेशन मैराइन वाटर में, एक फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल। ठीक है,
जब हम मैराइन वाटर की बात करते हैं, समुद्री जल में फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो एक तो ये चीज हम मान के चल रहे हैं कि वहां पर जो अवधि है युग्मकों की, मेल गैमीट्स की जो अवधि होती है, लाइफ साइकिल होती है, वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि अलग अलग अवधि अलग अलग जंतुओं में देखने को मिलती है लाइफ साइकिल, नहीं तो बहुत सक्रिय नहीं रह पाते, इनएक्टिव हो जाते, असक्रिय हो जाते। ठीक है, प्लस इनके पास एक तो हमने बोला लाइफ स्पैन जो है इनका बहुत छोटा है, ठीक है, स्मॉल है। दूसरी बात हम करते हैं कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो भी इनमें कम है, तो ज्यादा देर तक ये गमन भी नहीं कर पाएंगे। जो लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है, वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, बहुत कम देर तक, कम समय तक कर पाते, कम टाइम तक कर पाते। इसलिए इनका फ्यूजन फीमेल से होना जरूरी है, ताकि दोनों एक दूसरे से मिल जाए और जाइगोट का निर्माण हो जाए। दूसरी बात ये कही जाती है कि जो मेल गैमीट्स हैं वो वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, जल के अंदर, समुद्री जल के अंदर जहां खारा पानी उपस्थित है, और फीमेल गैमीट्स भी यहाँ पर वाटर के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। दोनों युग्मक वाटर में रिलीज कर दिए, पर मान के चलते हैं हम कि दोनों युग्मक आसपास रिलीज होने चाहिए, समीप, एक दूसरे के समीप रिलीज होने चाहिए, नियर बाय रिलीज होनी चाहिए, जिसके कारण हम बोलेंगे तभी वो आपस में जल्दी मिल पाएंगे और फ्यूजन की क्रिया हो पाएगी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि दोनों रिलीज तो कर रहे हैं वाटर में, और दोनों रिलीज करने के बाद ये गैमीट के क्लाउड्स के समान वहां उपस्थित होते हैं। ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे युग्मकों के बादल हो और वहां पर एक दूसरे से फिर बाद में फ्यूज कर जाए। अब ये भी हमने माना है कि यहाँ पर एक दूसरे से फ्यूज करने के लिए हो सकता है यहाँ पर जो मादा युग्मक है, ओवम है, वो कुछ ऐसे रसायन का स्रावण करता हो, कुछ ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट करता हो, जिसके द्वारा आसानी से वो अपनी स्पीशीज को पहचान पाए, अपनी जाति को पहचान पाए, और उसी के साथ वहां पर फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऐसा नहीं किसी और जाति के साथ निषेचन की क्रिया हो रही, तो वो चीज गलत हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हो सकता है ये कुछ केमिकल, कुछ रसायन पदार्थ सिक्रीट कर रहे होंगे, स्रावित करते होंगे, जिनके कारण ही ये एक दूसरे से सेम स्पीशीज वाले ही मिल पाते हैं, दूसरी स्पीशीज वाले मिल नहीं पाते। तो ये हमने बात की मैराइन वाटर की। दूसरी हम बात करेंगे स्वच्छ जल की। तो यहाँ पे तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे तो और भी कम अवधि होती है। ठीक है, हम मान के चलते हैं यहाँ पे अगर आवर्स में, घंटों में है अवधि, ठीक है, घंटों तक जीवित रह सकते हैं, तो यहाँ अवधि होगी मिनट्स में। ठीक है, सिर्फ ये कुछ मिनटों तक ही जीवित रह पाते हैं, सक्रिय रह पाते हैं, एक्टिव रह पाते हैं यहाँ पर। ठीक, इसलिए यहाँ पर फ्रेश वाटर में क्या किया जाता है, कोप्यूलेशन की क्रिया देखी जाती है, मैथुन क्रिया देखी जाती है। और कई बार क्या होता है कि जहां पर अंडाणु है, ओवम है, उसके ऊपर ही डायरेक्ट स्पर्म या शुक्राणु को छोड़ा जाता है, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो एक दूसरे से मिल जाए और फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाए। ठीक है, जाइगोट का निर्माण हो जाए। तो जस्ट इनके ऊपर ही कई बार रिलीज किया जाता है शुक्राणुओं को ओवा के। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कोपुलेशन की क्रिया भी यहाँ हमें देखने को मिल सकती है आसानी से। तो हमने बात की यहाँ पर मैराइन और फ्रेश वाटर की, कि बाहर की तरफ वाटर में, जल में किस प्रकार से निषेचन की क्रिया हो रही। दूसरी हम बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, आंतरिक निषेचन। पहली बात तो इसमें हम मान के चलेंगे कि ये बॉडी के अंदर ही, शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर होगा, और ओवोविविपेरस और विविपेरस जंतुओं में देखने को आसानी से मिल सकता है। ओवो
की तरफ जो यूटेरस जो गर्भाशय होता है वहां पर ओविडक्ट उपस्थित होती है, अंडवाहिनी उपस्थित होती है। तो वहां पर जो है एग उपस्थित होता है, ओवम उपस्थित होता है, वहां तक शुक्राणु को स्पर्म को पहुंचाया जाता है और फिर निषेचन की क्रिया होती है। तो मोस्टली हम मान के चलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, आंतरिक निषेचन है, तो यहाँ पर तो कोप्यूलेशन होगा ही होगा, ठीक है, मैथुन क्रिया होगी ही होगी, और इसी के साथ कोप्यूलेटरी ऑर्गन्स भी उपस्थित होंगे, ठीक है, अंग भी उपस्थित होंगे जिसके द्वारा कोप्यूलेशन की क्रिया हो सके। दूसरी हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे गैम्ब्यूसिया है, हिट्रेंड्रिया है, एरिक्यूलस है। इनके अंदर हमें देखने को मिलता है कि इनके अंदर जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, फॉलिक्यूलर सेल्स में होता है। ओवरी के अंदर जो पुटिकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उनके अंदर निषेचन। वहीं हम कुछ जंतुओं की बात करेंगे तो वहां पर हम मान के चलते हैं कि ओविडक्ट जो है, अंडवाहिनी जो है, उसके नीचे की तरफ निषेचन क्रिया होगी। वही ठीक है, जैसे हमने एम्फीबिया की बात की, तो एम्फीबिया में इस प्रकार होगा कि निषेचन इसके नीचे की तरफ, नीचे यहाँ पर कहीं होगा। वही अगर हम ह्यूमंस की या मैमल्स की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं ओविडक्ट में ही निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है, जहां से हम यहाँ पे मान के चलते हैं यहाँ निषेचन होता है, फिर ब्लास्टुला बनता बनता यहाँ आ जाता है और एम्बेडेड हो जाता है गर्भाशय यूटेरस में। तो इस तरह की क्रियाएं हमें यहाँ पर देखने को आसानी से मिलती हैं। जैसे ये ओवरी है यहाँ पर, तो यहीं पर निषेचन की क्रिया ओविडक्ट में आसानी से देखने को मिल जाती है। ऐसी होती है संरचना कुछ, ठीक। और ह्यूमंस में हम मान के चलते हैं 24 आवर्स तक लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है शुक्राणु नर युग्मक का। तो इस प्रकार से इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक चीज और जो हम बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो एग लेइंग जंतु हैं, ठीक है, जो एग ले कर रहे हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम एवीज में, रेप्टाइल्स में देखते हैं कि यहाँ पर इंटरनल आंतरिक निषेचन ही होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, और जो एग बाहर ये रिलीज करते हैं वो डिप्लॉइड प्रकार का होता है, द्विगुणित प्रकार का। इससे सिर्फ आगे की तरफ हैच होकर एक जंतु का निर्माण ही होता है। तो जरूरी नहीं है कि ओविपेरस जो जंतु हैं, जो एग ले करते हैं, ठीक है, जो एग रिलीज करते हैं, उनके अंदर ये ना हो, बल्कि इनके अंदर भी हमें कई बार आंतरिक निषेचन देखने को आसानी से मिल जाता है। तो ये बात हुई निषेचन की, दो प्रकार का है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्या क्रियाविधि है, ठीक है। इस क्रियाविधि को हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया, ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम। सबसे पहली क्रियाविधि की अगर हम बात करते हैं तो ये है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम, ठीक है, मतलब जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, नर युग्मक है, वो ओवा की तरफ किस तरह से जाता है, ठीक है, अप्रोच किस तरह से करे, दोनों का मूवमेंट किस प्रकार से एक दूसरे की तरफ हो। तो इसमें हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि जो अप्रोच है वो किस प्रकार से होती है। जैसे हमने बोला कि जो नर युग्मक है वो क्या है, मूवेबल है,
ठीक है, आसानी से गतिशील है, मूव कर सकता है क्योंकि इसमें टेल जैसी संरचना उपस्थित है। दूसरी बात हम करते हैं, ओवम जो है वो कैसा है, इमूवेबल है, इसको कहीं नहीं जाना, इसको एक ही जगह पर रहना। तो मूव अप्रोच कौन करेगा, ये अप्रोच करेंगे इसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और पहले रीसेंट व्यू के अकॉर्डिंग पहले साइंटिस्ट ने ऐसा माना था कि यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होता होगा, ठीक है, कोई रसायन रिलीज होता होगा जिसके कारण ये एक दूसरे की तरफ जाते हैं। ठीक है, बाद में इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को मना कर दिया गया कि इस समय पर ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई रासायनिक पदार्थ सिक्रीट नहीं होता, स्रावित नहीं होता, और इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते कि ये रासायनिक प्रकृति का है, इस प्रकार की क्रिया रसायन के द्वारा नहीं हो। तो नेक्स्ट बोला गया कि हो सकता है ये रैंडम मूवमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मूविंग है, मूवेबल है, मूवमेंट करते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि वो रैंडमली बस ऐसे ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि उन्हें उसी के पास जाना है, बस उनका मूवमेंट ऐसे ही इधर उधर होता रहता है। और उस मूवमेंट में बाय चांस, एक्सीडेंटली, ठीक है, बाय एक्सीडेंट अचानक से बीच में ओवा आ जाता है, तो ये इससे फ्यूज कर जाते हैं, इससे निषेचन क्रिया कर जाते हैं। तो हमने क्या बोला, अप्रोच कैसे है इनकी, रैंडम मूवमेंट है, अचानक से कहीं पे भी ये मूव करते हैं और बीच में कोई आएगा तो उसकी तरफ भी ये चले जाते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो रैंडम मूवमेंट के लिए ही हम मान के चलते हैं कि इसमें जो शुक्राणु है उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हैं भी साइज में बहुत छोटे हैं, आकार में बहुत छोटे हैं, तो इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये कहीं पे भी अगर मूव करेंगे तो आसानी से ओवा से मिल सके। ठीक है, दूसरी बात हम मान के चलते हैं कि ओवम बड़ा होना चाहिए, लार्ज साइज का होना चाहिए, साइज इसकी बड़ी होनी चाहिए, तभी इसको क्या होगा, ज्यादा आधार मिलेगा, सतह बड़ी मिलेगी, जिससे आसानी से कहीं पे भी मूवमेंट करते हुए कोई ना कोई तो शुक्राणु यहाँ पर आकर मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो क्रियाएं इसलिए बोली गई हैं क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट बाय चांस है, एक्सीडेंट है, अचानक से मिल रहे हैं, कोई केमिकल रसायन जो है वो एक दूसरे को प्रेरित नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम। किस प्रकार से ये एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें मोस्टली मूवमेंट शुक्राणु का ही होगा। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं कांटेक्ट ऑफ gametes and capacitation। ठीक है, कि किस प्रकार से जो युग्मक हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और कैपेसिटेशन की क्रिया, ठीक है, दोनों में किस प्रकार से कांटेक्ट बन रहा है, संपर्क किस प्रकार स्थापित हो रहा है युग्मकों में, और निषेचन क्षमता जो है वो किस प्रकार बढ़ रही है। तो पहली चीज तो हम ये मान के चलते हैं, इस पॉइंट की बात करें, हम ये बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे से कांटेक्ट एक अवस्था में करते हैं। ठीक है, किस अवस्था में करते हैं ये हम देखते हैं।
हम बात करें संपर्क की, किस प्रकार से ये एक दूसरे से संपर्क करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे स्पर्म शुक्राणु, जिनके ऊपर क्या उपस्थित है, एंटी फर्टिलाइजर। ठीक है, और ये है हमारे अंडाणु, जिनके ऊपर उपस्थित है फर्टिलाइजर। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया यहाँ पर उपस्थित हमें देखने को मिलती है और इसको हम बोलेंगे एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन की क्रिया यहाँ होती है, समूहन की क्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। जिसका मतलब हमने ये बोला कि इन दोनों युग्मकों में कांटेक्ट कैसे बन रहा है कि फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर, यहाँ देख लेते हैं हम, साइंटिस्ट के नाम भी देख लेते हैं एक बार। ठीक, पहली बात तो फर्टिलाइजर एंटी फर्टिलाइजर दोनों अलग अलग जगह पर उपस्थित हैं। ये शुक्राणु पर है, ये अंडाणु पर उपस्थित है। बाहर की जो प्लाज्मा झिल्ली है वहां पर इनकी व्यवस्था देखी जाती है और ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं समूहन की क्रिया, एग्लूटिनेशन, एक साथ आकर यहाँ इकट्ठे। अब हम ये भी बोलते हैं कि ये दोनों जाति वृत्तीय होते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं और इसीलिए ये सेम स्पीशीज के एक जैसे होते हैं। ठीक है, दूसरी स्पीशीज के फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो वो अलग प्रकार का होगा, इसलिए ये सेम स्पीशीज के साथ ही समूहन की क्रिया करते हैं, दूसरी स्पीशीज के साथ, दूसरी जाति के साथ नहीं कर पाते क्योंकि उनकी संरचना अलग प्रकार से होती है, वो अलग प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। एक और चीज जो यहाँ हम देखने को मिल रही है कि ये 4 जगह पर अटैच हो सकते हैं, चाहे हम इसकी बात करें चाहे हम इसकी बात करें। ठीक है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, 4 जगह हो सकता है किसी जंतु में 3 जगह पर अटैच करते हो, तो वो भी एक चीज है जो मैटर करती है कि इनकी संरचना किस प्रकार है, उसी संरचना के हिसाब से एक दूसरे से समूहन की क्रिया कर पाते। दूसरी बात, एंटीजन एंटीबॉडी की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, केमिकल्स, रसायन एक दूसरे को पहचान कर एंटीजन एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं और एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। जिसका मतलब हुआ कि लॉक एंड की मैकेनिज्म वहां चलता है। ठीक है, एक ताला है, एक चाबी है, दोनों एक दूसरे के अंदर उस तरह से फिट हो जाए। एक चीज और यहाँ देखने को मिलती है कि जो चाबी है वो इस ताले की होगी, तभी यहाँ पर समूहन की क्रिया होगी। एग्जाम्पल की तरह हो गया कि इस चाबी से, एक चाबी से ही ताला खुल सकता है, सारी चाबियों से तो खुलेगा। तो वही चीज यहाँ देखने को मिलती है कि जो फर्टिलाइजर यहाँ पर उपस्थित है उसी पर उसी टाइप के, उसी प्रकार के एंटी फर्टिलाइजर के साथ ही ये बाइंड होगा, तभी आगे की क्रिया होगी, तभी क्लीवेज होगा, विदलन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह ये कार्य। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की और एंटी फर्टिलाइजर। तो इस फर्टिलाइजर को लिली नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया था 1938 के आसपास कुछ। ठीक है, वहां पर उन्होंने बताया था कि इस प्रकार का केमिकल या रसायन फर्टिलाइजर को ये कहा गया कि ये एक प्रकार का या तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है, दैट मींस वहां पर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, या फिर इसे एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा गया। ठीक है, कि वहां पर कार्बोहाइड्रेट तो है ही, उसके साथ प्रोटीन भी उपस्थित है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स भी यहाँ पर व्यवस्थित रह सकते हैं,
मोनोसेक्राइड्स हम बोलते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इस प्रकार के मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ उपस्थित रह सकते हैं, जो कि ये है। तो हमने बोला कि फर्टिलाइजर का जो नेचर है, केमिकल नेचर है, वो इस प्रकार का होता है और यहाँ पर ये सारे केमिकल्स जो हैं व्यवस्थित आसानी से रह सकते हैं और यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं एंटी फर्टिलाइजर, तो इन्हें हम बोलते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को पहचान कर आसानी से एक दूसरे के अंदर आसानी से फिट हो सकते हैं, एक दूसरे के अंदर फिट होकर लॉक एंड की मैकेनिज्म को फॉलो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर है, एग्लूटिनेशन क्रिया हो रही है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इनके बेसिस पर ही समूहन हो रहा है, इनके बेसिस पर ही दोनों संपर्क कर रहे हैं। ये तीन साइंटिस्ट ने बताया, लिली ने, टाइलर ने, वॉशरमैन एंड सेलिंग, इन दोनों ने मिलकर भी। जब हम लिली की बात करते हैं तो हम बहुत आसानी से बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की तरह रिएक्ट करके एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम टाइलर की बात करेंगे तो टाइलर ने क्या एक्सप्लेन किया था, या देख लेते हैं। टाइलर ने बताया कि माइक्रोविलाई उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म रसांकुर उपस्थित होते हैं, उन सूक्ष्म रसांकुरों पर ही फर्टिलाइजर उपस्थित रहता है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर फर्टिलाइजर उपस्थित रहता है। तो जैसे ही शुक्राणु आएंगे तो ये सूक्ष्म रसांकुर इससे मिलेंगे और एंटी फर्टिलाइजर जो है वो इससे बाइंड हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे और इसलिए ये दोनों आसपास आ जाएंगे। फिर जैसे ही उसको पता चलेगा कि एक एंटी फर्टिलाइजर अणु जो है वो यहाँ पर आ चुका है, बाइंड कर चुका है, दोनों मिल चुके हैं, तो क्या करेगा, ये जो माइक्रोविलाई है उसके ऊपर जो ऐसी संरचनाएं उपस्थित थी, ठीक है, फिंगरनुमा संरचनाएं, उन संरचनाओं को वो अंदर की तरफ वापस खींच लेता है ताकि फर्टिलाइजर एक्सपोज ना रहे, बाहर की तरफ ना रहे और दूसरे प्रकार के या एक से ज्यादा शुक्राणु वहां तक ना आ सके। ठीक है, मतलब पहले बाहर था माइक्रोविलाई की संरचना, बाद में उन्हें अंदर खींच लेते। जैसे एक स्पर्म ने बाइंड किया, जैसे ही एक शुक्राणु वहां पर बाइंड करता है, ठीक है, ताकि पॉलीस्पर्मी को रोका जा सके, एक से ज्यादा शुक्राणु अंदर की तरफ एंटर ना कर। ठीक है, तो ये थ्योरी टाइलर ने दी थी इनसे रिलेटेड, इनके बारे में। क्लियर है? एक और इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को यहां मिलती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि जो फर्टिलाइजर है उसका रोल क्या होता है, फर्टिलाइजर करता क्या है, ठीक है, इसका कार्य क्या है। पहली बात तो ये, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजेशन को, निषेचन की क्रिया को निश्चित कर रहा है, निषेचन को कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग होगी तभी निषेचन हो पाए, संपर्क में आएंगे तभी आगे क्रिया होगा, तो फर्टिलाइजेशन को निर्धारित कर रहा है। दूसरी चीज, पॉलीस्पर्मी को रोक रहा है, ठीक है, एक से ज्यादा शुक्राणु की एंट्री नहीं होने दे रहा, तो पॉलीस्पर्मी को रोक रहा है, बंद कर रहा है। ठीक है, तीसरी चीज, या हम बोल सकते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक, जाति वृत्तीय प्रकार का ही फर्टिलाइजेशन कर रहा है। तो निषेचन क्रिया एक जाति के जंतु के साथ ही हो रही है, ऐसे नहीं है कि दूसरी जाति के जंतु यहाँ आके निषेचन कर सकते। ठीक है, तो ये तीन काम है, इंपॉर्टेंट काम है जो ये कर रहा है और इसके द्वारा ही यहाँ पर युग्मकों में कॉन्टैक्ट बनता है, एक दूसरे के समीप आता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कैपेसिटेशन, ठीक है, निषेचन क्षमता। यह है निषेचन क्षमता, कैपेसिटी
किसके अंदर? शुक्राणु के अंदर, स्पर्म के अंदर होती है, जिसके थ्रू ये निषेचन कर सकता है ओवा को, या ओवम जो है, अंडाणु जो है उसको एक्टिवेट कर सकता है। तो इसकी कैपेसिटी है, निषेचन क्षमता, इसकी बात करेंगे हम, इसमें कितनी निषेचन क्षमता। नॉर्मली जब हम दूसरे जंतुओं की बात करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो वहां हम मान के चलते हैं कि अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाएं, जिसका मतलब हुआ कि अगर हम लैब में, प्रयोगशालाओं में निषेचन क्रिया को करवाते हैं, तो अगर हम इन दोनों युग्मकों को आपस में मिला भी देंगे तो आसानी से जाइगोट का निर्माण, युग्मज का निर्माण हो जाता है। लेकिन मैमल्स में हम मान के चलते हैं, स्तनधारियों में हम मान के चलते हैं कि ये क्रिया आसानी से नहीं हो सकती, मतलब लैब में ये क्रिया हो ही नहीं सकती। जिसका मतलब हुआ कि मैमल्स में हम बोलेंगे कि जब ये मेल यानी नर युग्मक फीमेल की बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, फीमेल की बॉडी में जब जाएगा तो वहां पर कुछ एंजाइम से मिलता है, और वो एंजाइम्स मिलकर इसको क्या करते हैं, कैपेसिटी देते हैं ताकि ये फर्टिलाइजेशन कर सके। निषेचन क्षमता जो है इसकी स्पर्म की, उसको बढ़ाते हैं, जिसके कारण ये आसानी से फर्टिलाइजेशन की क्रिया को, निषेचन की क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं कैपेसिटेशन। और जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो फीमेल में वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। लिपोप्रोटीन उपस्थित होता है वहां पर, इसी के साथ प्रोटियोलिटिक, जिसका मतलब हुआ प्रोटीन लयनकारी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट लयनकारी या कार्बोहाइड्रेट लिपिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, इसी के साथ स्टीरोल बाइंडिंग एल्ब्यूमिन उपस्थित रहता है। तो ये सारे एंजाइम्स यहाँ पर फीमेल के अंदर उपस्थित रहते हैं, और इन एंजाइम्स के कारण ही इसके अंदर कैपेसिटी आती, क्षमता आती कि ये निषेचन क्रिया को कर सके। मतलब यहाँ आकर हम बोल रहे हैं परिपक्व हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तैयार हो रहा है निषेचन की क्रिया। तो ये बात हो गई कॉन्टैक्ट कैसे हो रहा है और कैपेसिटेशन की क्रिया किस प्रकार से हो रही है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की, जिसको हम बोलेंगे एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम में किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, एंड पेनिट्रेशन। एक चीज जो इंटरेस्टिंग सी यहाँ देखने को मिलती है वो हम यहाँ देख सकते हैं, साइड में देखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब हुआ अंदर की तरफ जाना, एक्रोसोम रिएक्शन का मतलब हुआ कि एक्रोसोम किस प्रकार से वहां पर रिएक्ट कर
ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिया की। तो इस प्रकार से अलग अलग जंतुओं में हमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं कि किस प्रकार से वो आपस में मिलते हैं। जैसे सबसे पहली क्रिया की हम बात करेंगे, भौतिक क्रिया हो रही है जहाँ पर माइक्रोपाइल्स छिद्र के रूप में उपस्थित हैं और इन माइक्रोपाइल्स के द्वारा जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो आसानी से अंदर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, विटिलाइन मेम्ब्रेन के आसपास ये माइक्रोपाइल्स उपस्थित होंगे जिसके द्वारा आसानी से शुक्राणु अंदर जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भौतिक क्रिया बोली है हमने कि सिर्फ छिद्र उपस्थित है, फिजिकल नेचर जो है वो वैसा है। दूसरी बात करते हैं हम रासायनिक क्रिया की, केमिकल। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि रासायनिक क्रिया है क्योंकि तो यहाँ पर फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन नामक रसायनों का यूज लिया जाता है। ठीक है, और इन रसायनों के द्वारा ये दोनों जो युग्मक होंगे आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं केमिकल्स के द्वारा और समूहन या एग्लूटिनेशन की क्रिया को कर पाते हैं। ठीक है, तीसरी हम बात कर रहे हैं एकिनोडर्म्स में। देखते हैं हम कि जल में CO2 को रिलीज करवाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में आती है और ये मिलकर H2CO3 बनाती है, जिसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार का एसिड ये बना रही है। और उस एसिड के कारण जो बाहर वाली भित्ति होगी, बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, वो क्या होगी, धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी। चौथी अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सी अर्चिन की। ठीक है, सी अर्चिन भी एकिनोडर्मेटा का ही मेंबर है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रावण होता है जो कि प्रोटीन को ब्रेक करता है। तो इसी के साथ ट्रिप्सिन यहाँ पर क्या करेगा, बाहर की जो इनकी फॉस्फोलिपिड ए लेयर है, बाहर जो मेम्ब्रेन होगी फॉस्फोलिपिड ए, उसको क्या करेगा, गलाएगा ताकि आसानी से शुक्राणु अंदर प्रवेश कर। ठीक है, पेनिट्रेशन की तो बात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करें। तो ट्रिप्सिन क्या करेगी, इस लेयर को गलाएगी, डिसॉल्व करेगी, जिसके कारण अंदर की तरफ एंट्री हो सकती है। वहीं फ्रॉग में हम बात करते हैं कि वहां पर प्रोनेज एंजाइम होता है जो कि बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी, एक्सटर्नल जो मेम्ब्रेन होगी, जिन्हें हम बोलते हैं अंडझिल्लियां जो होगी, उनको भेदेगा अंदर की तरफ। मतलब वहां से अगेन ये क्या करेगा, एंजाइम है, डिसॉल्व करेगा, वहां से गुलित अवस्था में ले जाएगा और डिसॉल्व करने के बाद उसे एक्टिवेट करेगा ताकि वहां पर क्लीवेज की क्रियाएं जो हैं वहां पर हो सके। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक्ट्रोसोम रिएक्शन और पेनिट्रेशन की क्रियाएं वहां पर आसानी से हो पाती हैं और अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की एक्ट्रोसोम रिएक्शंस देखने को मिलती हैं।